डॉक्टर नरेश चंद्रा केवल 66 वर्ष के एक युवा हैं। ही इज अ मैन whose actual biological age is not to be accounted for ever by any one of us. वो 66 साल में जो जोश रखते हैं वो शायद एक 26 साल का युवा भी ना रख पाए। Ladies and gentlemen, for this young and dynamic doctor, could we raise our hands? Dr. Naresh Chandra. इनका एक बहुत ही अच्छा शैक्षणिक करियर रहा। हमेशा प्रथम श्रेणी में अपने आप को इतना ऊंचा उठाया और उत्तीर्ण किया। 1975 में इंटरमीडिएट परीक्षा में मेरठ मंडल में प्रथम स्थान ग्रहण किया। विज्ञान स्ट्रीम में यूपी में 16वां स्थान प्राप्त किया। As I speak, I'd like all of you to clap hands. एक ऐसी हस्ती हम सब लोगों के बीच में है। MBBS की पढ़ाई के लिए यूपी की CPMT परीक्षा में चयनित हुए। SN मेडिकल कॉलेज आगरा से MBBS और MS सर्जरी किया। 1987 में मवाना आए और श्रीमती अंगूरी देवी नर्सिंग होम शुरू किया और मवाना के पहले सर्जन बने। Come on, ladies and gentlemen, let's hear it for Dr. Naresh Chandra. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे 1996 से 2000 में, और सबसे बड़ी बात, he was awarded and सम्मानित हुए प्रेसिडेंट अप्रिसिएशन अवार्ड से। उस टाइम जब उत्तराखंड और यूपी एक थे। ये बहुत बड़े सम्मान की बात है कि वो इतना उन्होंने सम्मान प्राप्त किया भारत के राष्ट्रपति से। 1987 से 2012 तक SSPG कॉलेज मवाना के सचिव रहे, बहुत काम किया। 2000 में नगर पालिका मवाना के चेयरमैन चुने गए, बहुत सारी नवोन्वेषी कार्य किए। 2000 में नगर पालिका मवाना के चेयरमैन चुने गए। This is a repetition, I'm sorry। 2003 से 2006 में श्री राम इंटरमीडिएट विद्या मंदिर नागौरी के सचिव रहे। 2012 में उनकी पत्नी डॉक्टर नीरा चंद्रा नगर पालिका मवाना की चेयरमैन चुनी गई। ये सब तो थी उनकी शैक्षणिक यात्रा, और अब आते हैं जो उनकी असली यात्रा शुरू हुई। पहली गहरी धार्मिक आस्था और रुचि है, और उन्हें वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, रामचरितमानस, महाभारत और सैकड़ों पुस्तकों का अध्ययन उन्होंने किया। सुबह 3:40 ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत है। दैनिक पूजा 5:30 से 6:20 तक रोज सुबह करते हैं। सुबह 4 से 4:30 बजे तक ध्यान और धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करते हैं। और इतनी बड़ी हस्ती, किंतु दर्प बिल्कुल भी नहीं। वे हर कार्य अपना स्वयं करना पसंद करते हैं। डॉक्टर नरेश चंद्रा ज्ञान में सरलता का पर पिछले 6 महीनों से फेसबुक और यूट्यूब पर गीता का ज्ञान साझा कर रहे हैं। मैं बड़े गर्व के साथ उनको आमंत्रित करती हूँ आप सभी को संबोधित करने के लिए। Ladies and gentlemen, please raise your hand for this great iconic personality, Dr. Naresh Chandra. नमस्कार बच्चों, जोर से नमस्कार और यहाँ सर। आए सभी सम्मानित अतिथिगणों को, हमारे भी शहर काजी मौलाना नफीस अहमद साहब हैं, श्री आई अंडरस्टैंड, रविशंकर जी के लेकिन आप लोग पकौड़े खाए बगैर नहीं जा सकते। प्रतिनिधि भी हैं, और सभी मवाना के सम्मानित गण। अच्छा, लेके जाओ। विषय एक मिनट थोड़ा 2 मिनट अलग है। मुझे इन छोटे छोटे बच्चों को सर, ऐसा नहीं गीता के ऊपर कब कैसे अच्छा, मैं पढ़े, भिजवा दूंगी। तू लाया
क्या सीखें और किस तरह हम भी कोई बात नहीं, एक ही बात है मैम प्लीज। जिस तरह कैसा भगवान लगा? कृष्ण ने बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था। अर्जुन को याद आता है, युद्ध के क्षेत्र में जब उन्हें हम तो कर नहीं पाते थे। थैंक यू सो युद्ध से विरक्ति हो गई, छोड़ दिए, हथियार डाल दिए, तो वो नहीं और आया। किस समय उन्होंने उनको प्रेरणा देकर युद्ध के लिए खड़ा किया, धर्म युद्ध के लिए। मैं कैसे भी करके तुम्हारा खाना तो बच्चों, पहुंचाऊंगी, ठीक है? सबसे पहली बात, सॉरी मैम, एक मस्ती के लिए। नहीं, thank you. आपके जीवन में भी Thank you very much. God bless. जो आप एक स्टूडेंट के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में यहाँ पे हैं, तो ये भी एक प्रकार का युद्ध है, आपको जानना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, क्या आप Okay, madam. जानना चाहेंगे कि गीता के द्वारा कैसे आप बड़े आदमी बन सकते हैं? हाथ उठाइए, जानना चाहते हैं? और अगर मैं कहूं कि गीता में किस तरह भगवान ने बताया कि हम कैसे ऊंचे उठ सकते हैं, तो उसका पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, एक स्टूडेंट के बारे में बताता हूं। एक विद्यार्थी, आप एक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, विद्या का मतलब नॉलेज, ज्ञान, और अर्थी का मतलब जिज्ञासु, जानने की इच्छा होना। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम बहुत अच्छी पढ़ाई करें, बहुत हमारे नंबर अच्छे आए, हम बहुत बड़े आदमी बने? हाथ उठाओ अपने बच्चे। तो यदि आपके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा है, तभी आप विद्यार्थी हैं, तभी आप स्टूडेंट हैं। अच्छा देखिए, पढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? कौन सी ऐसी हमारे शरीर के अंदर चीजें हैं जो हमें पढ़ने के लिए आगे बढ़ाती हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें पढ़ने के लिए पीछे खींचती हैं? सभी के अंदर गुण होते हैं। तो तीन चीजें हैं। हमारा मन बहुत चंचल होता है, शैतान होता है। मम्मी कहती है पढ़ो, लेकिन आपका मन पिज्जा खाने को करता है, व्हाट्सएप पर देखने को मन करता है, मोबाइल को खोलने को करता है ना? लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से अपने मन को एक स्टूडेंट के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में केंद्रित कर सकते हैं। अब बच्चों, बहुत संक्षेप में मैं बात शुरू करूंगा। बच्चों को पढ़ने में क्या दिक्कत होती है? पहली बात, पढ़ाई से डर लगता है। कितने बच्चों को डर लगता है पढ़ाई से? बहुत बढ़िया, किसी को नहीं लगता, क्योंकि आप यहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चे के अंदर अच्छा नंबर लाने की इच्छा होती है कि मेरे नंबर अच्छे आए। कितनों में हैं ये इच्छा कि अच्छे नंबर आए? ये तो सब में है, लेकिन सबके अच्छे नंबर नहीं आते, कुछ के कम आते हैं, कुछ के ज्यादा आते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मम्मी पापा से कहते हैं हमें नींद बहुत आती है, जैसी आप पढ़ने की बात करती हो हमें नींद आती है? कितने बच्चे कहते हैं? देखो देखो, उठे 5-7 हाल। कितने बच्चे ऐसे हैं जो गुड हैंड राइटिंग चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती? और ये बहुत सारे हैं भाई, ये तो गड़बड़ है, मैं बताऊंगा, ये तो बहुत गड़बड़ का मामला है। कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं ना, ये कि हमारी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए? कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो ये चाहते हैं कि हमें पता लगे कि हम कैसे अच्छा पढ़ें? कितने बच्चे चाहते हैं ऐसा? मैं आपको बताऊंगा, पढ़ने के तरीके मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं आप में से जिनकी टालने की आदत है? मैम आपको होमवर्क देती है कि घर पे जाके करके लाओ, लेकिन आपको नींद आती है, आलस से आता है, प्रमाद आता है और टाल देते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपना काम समय पे नहीं करते और टालते हैं? हाथ उठाओ। बहुत सारे होंगे, झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारे होंगे। टालने की आदत बहुत बच्चों में होती है। मैं बताऊंगा आपको कि नहीं टालना चाहिए, गलत है। क्यों गलत है अभी आप देखेंगे। और कितने बच्चे ऐसे हैं कहते हैं पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, कितने बच्चे ऐसे हैं? बहुत सारे होंगे, 20% से ज्यादा होंगे, कि जब भी किताब सामने आती है तो पता नहीं क्या क्या चीजें दिमाग में आने लगती हैं। आता है ना, ये बच्चों के मन में आता है। सबसे बड़ी बीमारी है कि किताब के आते ही नींद का बहाना बनाएंगे, आलस्य का बहाना बनाएंगे कि मन नहीं लग रहा है, कहानी शुरू कर देंगे, मम्मी से उल्टा सीधे बहाने बनाने शुरू कर देंगे। तो हम आज इसी चीज पर बात करेंगे। देखिए, विद्यार्थी के बारे में हमारे यहाँ पुराणों में आया है। तो एक विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। जो बच्चे आवाज कर रहे हैं सुन ले, वरना पढ़ाई में पीछे हो जाएंगे। अभी मैडम ने बताया कि मैं टॉपर रहा स्टूडेंट, बचपन से रहा, शुरू से रहा, पहली क्लास से, कभी रिजल्ट ही नहीं देखा कि फर्स्ट क्लास आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट क्लास तो आती ही थी। जब हम पढ़ेंगे पूरे साल तो फर्स्ट क्लास क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपके टीचर, जो आपकी बुक है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसी में सवाल बनाते हैं। या बाहर से लाती है मैडम?
किताब से सवाल बनाती है ना, तो यदि आप पूरी किताब पढ़ लोगे तो ऐसा कैसे हो जाएगा आपके नंबर ना आए? और यदि आप पूरी किताब पढ़ लेंगे तो ये सोचने की क्या जरूरत है कि हम पास होंगे या नहीं होंगे? मम्मी पूछेगी अरे तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? यदि आप पूरे साल पढ़ेंगे तो विद्यार्थी के 5 लक्षण, इसलिए आप सुनो बच्चों, आप समझ सकते हैं। काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथा च गृह त्यागी, अल्पाहारी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। बहुत प्रसिद्ध है ये। कव्वे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। कुछ बच्चे अभी हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं, सुन नहीं रहे मेरी बात को। ध्यान से सुनो आप, क्योंकि इसको अगर आप अपने दिमाग में डाल लेंगे तो आप में से मैं चाहता हूं कि एक नहीं बल्कि 5 टॉपर बने। अभी तो आप छोटे स्कूल में हैं, अपनी क्लास के टॉपर बन सकते हैं, लेकिन जब आप पूरे मवाना के टॉपर बनेंगे तब क्या होगा? जब आप पूरे मेरठ के टॉपर बनेंगे तब क्या होगा? और यूपी का भी टॉपर होता है ना एक, तो क्यों ना आप में से कोई यूपी का टॉपर बने? ये दिमाग में होनी चाहिए ना आपके बात। तो काक चेष्टा, कव्वे की तरह। एक बहुत छोटे से मुंह का घड़ा था जिसमें पानी पड़ा हुआ था तली में। कव्वे ने पीने की प्यास लगी, उसने चोंच दी, वो चोंच गई नहीं, पानी कैसे पिए? तो आसपास से कंकड़ लाया, उसमें डाले, कंकड़ लाया, डालता रहा लगातार जब तक कि वो पानी ऊपर नहीं आ गया और उसने उस पानी को पिया। फिर तो जो आपका लक्ष्य है, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, आप किताब पढ़कर किताब से नॉलेज प्राप्त करना चाहते हो ना, कि ये सारी बातें मेरे दिमाग में आए, तो डालते रहिए। अपने समय का कंकड़ डालिए, अपनी मेहनत का कंकड़ डालिए, अपने सुबह उठने का कंकड़ डालिए, बार बार पढ़ने का कंकड़ डालिए, बार बार डालिए, तो नॉलेज का पानी, नॉलेज की बरसात आपके दिमाग के अंदर पड़ जाएगी। दिस इज अ फॉर्मूला। बको ध्यानम, बगले की तरह ध्यान होना चाहिए। बगले के बारे में जानते हैं आप? सुना है बगले का नाम? देखा है? देखा होगा जो मखदूमपुर के आसपास रहते हैं। एक मछली को पकड़ने के लिए बगला 4-4 घंटे, यह भी रिकॉर्ड है कि 8-8 घंटे तक एक टांग पे खड़ा रहता है, और जैसी मछली आती है दौड़ एकदम मछली को पकड़ लेता है। जब आप पढ़ने बैठें तो आपकी कंसंट्रेशन, आपका ध्यान बिल्कुल बगले की तरह होना चाहिए। इस चीज को आप सीखिए। तीसरी बात जो अभी मैंने बताया, नींद बहुत आती है, आलस बहुत आता है। श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। आप कभी भी किसी भी समय आजमा के देख लेना, कोई कुत्ता आपके घर के बाहर होगा, एक जरा सी कंकड़ भी डलेगी तुरंत उठ जाएगा एकदम। देखा है ना? कुत्ते को देखा है ना आपने इस तरीके से कि जरा सा भी शोर होते तुरंत तो जाग जाता है, उठ जाता है। तो आपकी नींद भी इसी तरह होनी चाहिए। नींद के अंदर भी ज्ञान की कंकड़ें जरा सी भी पड़े तो तुरंत आपकी आंखें खुलनी चाहिए। और अपनी मम्मी से पापा से कभी ये शिकायत ना करें कि हमें नींद बहुत आती है। ठीक? अल्पाहारी, यह भी देखो बहुत बड़ी बीमारी है। विद्यार्थी के लिए कम खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा खाना लेंगे तो नींद आएगी, आलस आएगा, आप पढ़ाई नहीं करेंगे। देखिए, जब भी अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो बस सुबह मैंने 6:30 बजे जरा सी चाय ली, क्योंकि बोलते समय कंसंट्रेशन चाहिए, आपको विषय का ध्यान चाहिए। जब मैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर लाइव करता हूं तो सुबह लेके फिर 3:30 बजे तक कुछ नहीं खाता, सिर्फ पानी पीता रहता हूं, क्योंकि बोलते समय यदि आपका पेट ज्यादा भरा होगा तो आपकी कंसंट्रेशन पर, आपके याद करने पर, आपके सोचने पर फर्क पड़ेगा। जितना शरीर को चाहिए उतना खाइए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो पिज्जा खाते हैं? बहुत ही गलत है। मैं तुम्हारी मम्मियों के पास चिट्ठी भेजूंगा कि इनको पिज्जा देना बंद करो और इनको इस तरह की चीजें देना बंद करो, क्योंकि इससे आलस आता है। जितनी भी आप तली हुई चीजें खाएंगे उससे आलस आएगा और आपके पढ़ने में दिक्कत आएगी। गृह त्यागी, गृह त्यागी क्या मतलब है? घर छोड़ दें, इसका मतलब तो हुआ ना, क्यों? लेकिन नहीं, गृह त्यागी का मतलब यह है कि जिस समय आप पढ़ना शुरू करें, उस समय आपको ना अपनी मम्मी की, ना पापा की, ना भाई की, ना घर की, ना दुकान की, ना पैसे की, किसी चीज की भी याद नहीं होनी चाहिए। गृह त्यागी, ये चीजें घर की तो है ना। मैं देख रहा हूं कि 3-4 बच्चे तो समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन 90% बच्चे अभी समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि टॉपर तो एक ही बनेगा आप में से, क्लास का टॉपर तो एक बनेगा, तो वो तो सुनेगा अच्छी तरीके से,
और जो टॉपर नहीं है, जिन्हें बैक बेंचर ही रहना है, पीछे रहना है, वो इस पर ध्यान ही नहीं देंगे, जबकि ध्यान देना चाहिए। जब आप पढ़ें उस समय आपका पूरा ध्यान सिर्फ किताबों पर होना चाहिए। किताब, आंखें, दिमाग, किताब, आंखें, दिमाग, और उसे अपने दिमाग में भरते चले जाइए। मैं अब भी देखिए 66 साल का हो गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ, अब भी रोज पढ़ता हूँ 3 से 4 घंटे तो मुझे पढ़ना ही है। मेरी जिंदगी का कोई दिन ऐसा है ही नहीं जब मैं 3 से 4 घंटे प्रतिदिन ना पढ़ता हूँ। अभी भी सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ, चौंको मत, अब भी उठ सकते हैं। जब मैं पढ़ता था इंटरमीडिएट में तो मेरे पिताजी कहा करते थे कि हमने नरेश को सोते हुए ही नहीं देखा कभी। क्यों? क्योंकि जब वो सोते थे उसके बाद में सोता था, और जब वो उठते थे उससे पहले मैं उठ जाता था, तो मुझे सोते हुए कहां से देखेंगे वो। और आपकी मम्मी, आपके पापा आपको धक्के दे देकर कर करके जगाती है, बेटा जाग, बेटा जाग, स्कूल जाना है। कितने बच्चों की मम्मी सुबह उन्हें जगाती है, बताओ जरा मुझे। हाँ, अब ऐसे आप कितने बच्चे हैं जो बिना मम्मी के जगाए कल से जागना शुरू करेंगे, जैसे मैं जागता हूं। कितने बच्चे जागेंगे? मैं मैडम से कहूंगा कि डायरी पर लिखें और इन बच्चों के मम्मी पापा से पूछें कि अपने आप उठता है या नहीं उठता है। ये जरूरी है बेटा, ध्यान देना जरूरी है। जब तक पढ़ाई की जिज्ञासा, पढ़ाई की आग, भगवान कृष्ण ने गीता में ज्ञान को देखो क्या क्या कहा है, ज्ञान की तलवार। भगवान ने कहा ज्ञान की तलवार एक तलवार की तरह होती है, ज्ञान की कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी की तरह, और ज्ञान की अग्नि जो हर समय आपके अंदर जलती रहनी चाहिए। इसलिए बच्चों देखो, ध्यान करो इस बात का कि आपको अगर अच्छा स्टूडेंट बनना है, आपके मन में होना चाहिए आप करते क्या हैं। माता आपके लिए खाना बनाती है, पिताजी आपको पैसे देते हैं फीस के, आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। 25 साल की उम्र तक हमारे शास्त्रों में सब जगह है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। विद्यार्थी के लिए यह वो कि सब चीजों से ध्यान हटाकर सिर्फ हम ज्ञान केंद्रित पर करेंगे, हम ज्ञान की नॉलेज लेना पसंद करेंगे। इसलिए देखिए, छोटे छोटे बच्चे, हो सकता है कुछ की समझ में आए और कुछ की समझ में ना भी आए, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं बड़ा होने के बावजूद भी, कि आपको ज्ञान की भूख को अपने अंदर जगाना होगा। और जब वो भूख जाग जाएगी, अगर कोई आपसे पढ़ने के लिए कहता है, मैडम कहती हैं, प्रिंसिपल कहती हैं, आपके माता कहते हैं, आपके पिता कहते हैं, यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट, यदि आपको अच्छा विद्यार्थी बनना है तो बिना किसी के कहे खुद ही अपनी किताब उठाइए, खुद ही उसे पढ़िए। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब मैं 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं में पढ़ता था सेंट्रल कॉलेज में, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हमें काम मिलता था होमवर्क, और उस समय बड़ी सख्ती थी। उस समय मास्टर सहतूत की डंडी रखते थे, हाथ पर लगती थी, मुझे भी लगी हैं 2-4 बार। मुरारलाल मास्टर सहतूत की डंडी रखते थे अपने पास, पिटाई होती थी उस समय, तो काम देते थे और अगले दिन फिर चेक करते थे। तो मेरी आदत थी कि मैं यहां स्कूल से जाने के बाद खाना नहीं खाता था, पक्का सब मेले मोहल्ले के लोगों से पूछोगे, पहले मैं होमवर्क पूरा करता था। 2 बजे छुट्टी हुई, 2 से 3 तक होमवर्क पूरा किया, उसके बाद मैं अपनी मदर से कहता था मुझे खाना दो। और यह आदत लगातार बदस्तूर मेडिकल कॉलेज के दिनों में भी मेरी बनी रही। जब एग्जाम होते थे, एग्जाम देने के आने के बाद कमरे को व्यवस्थित करना, अच्छा करना, जिन किताबों को पढ़ा उनको रखना, फूलदान को फूलदान की जगह रखना, किताबों की किताबी, उसके बाद महाराज खाना लाओ। मैस में खाते थे हम लोग, तो इसलिए खाने से ध्यान हटाइए आप, अल्पाहारी, पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए आप। जिस दिन आप किताबों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करना शुरू कर देंगे, और जब आप शुरू कर देंगे तो यह आदत मरते दम तक भी छूटेगी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। आप उस भूख को जगाइए, मरते दम तक भी वो आपकी आदत नहीं पड़ेगी। अब मैं देखिए छोटी छोटी बातें बता के आपको बताऊंगा कि पढ़ते समय में क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा हमारा मन है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, पढ़ाई से हटाता है। जैसे अभी आपने कहा, भटकता है इधर उधर, किताब लेते हैं मन इधर उधर जाता है। तो अर्जुन ने यह पूछा था गीता में भगवान कृष्ण से कि भगवान आप कह रहे हो कि तो अपने मन को नियंत्रित कर, कंट्रोल में कर, लेकिन मैं कैसे करूं? ये तो बहुत चंचल है, बहुत बलशाली है, बहुत प्रमथनशील है, बहुत दृढ़ी है, ये तो कंट्रोल में नहीं हो सकता। अभी कंट्रोल में करूंगा, अगले पल फिर कंट्रोल में नहीं आएगा। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा उस समय? याद रखना इस बात को, कोशिश करना याद करने की, हो जाए। उन्होंने कहा नहीं,
मन को नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे? अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। दो चीजें बताई। यदि आप बार बार मन से कहेंगे, कई बार होता है मेरा मन भटकता है, तो हमारे यहां उपनिषदों में, वेदों में आया है, उसमें कहा, अरे दुष्ट मन, तू मुझे परेशान मत कर, तू यहां से भाग जा। ये मैं आपको उपनिषदों की भाषा बता रहा हूं। तो मैं भी कहता हूं, अबे ओ हट अपने मन से, क्यों परेशान कर रहा है मुझे गीता पढ़ने दे, मुझे रामायण पढ़ने दे। मेरा मन इसमें, जब मेडिकल में था तब भी आई बीट माई सेल्फ ऑन माई हेड, यदि मेरे मन में अलग विचार आते हैं। और ऐसा नहीं, जहां भी काम किया, नगर पालिका में चेयरमैन रहा मैं, वहां भी यही कंसंट्रेशन होती थी। यदि मैं किसी काम को देखने के लिए जाता था तो मेरी इंस्ट्रक्शन होती थी सारे अधिकारियों को कि जब मैं काम देखूं तो उस समय कोई बोलेगा नहीं, कोई प्रश्न नहीं करेगा, गिव मी 5 मिनट्स टू कंसंट्रेट माई सेल्फ ऑन दैट वर्क। और तब अगर जेई वगैरह कोई बोल जाते थे तो उनकी हड़काई होती थी। यह आदत होनी चाहिए। जब आपकी कंसंट्रेशन करना एक आदत हो जाएगी तो यू विल लव इट, आप इसके प्यार में पड़ जाएंगे और आप इसको जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। तो अभ्यास। लेकिन एक दूसरा सवाल है कि भाई कितना अभ्यास करें हम। ये विदुर जी ने पूछा कृष्ण से बाद में, एंड में विदुर गीता जो आती है, कि इस मन को, इसे कितना समय लग जाता है भगवान, ये तो कंट्रोल ही नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि कम से कम जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको 6 महीने लगते हैं और जो साधारण है उनको 1.5 साल का समय लगता है। तो ध्यान करिए, आप आज आपने मन को कंट्रोल किया, कल फिर करिए, फिर करिए, फिर करिए, फिर करिए, और अल्टीमेटली यू विल गेट इट। मन आपका गुलाम बनेगा, ऐसा बहुत कहा गया है। अब इसके अलावा बुद्धि में सोचना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि ही हमारे सारे ज्ञान को संचरित करती है, ग्रहण करती है, संग्रह करती है, बुद्धि में रखती है। भगवान ने क्या कहा? बुद्धि 2 तरीके की होती है। एक निश्चयात्मक बुद्धि, कि जो उसके अंदर चला गया निश्चय बन गया, आपका संकल्प बन गया, संकल्पवान बुद्धि। यू अंडरस्टैंड? छोटे बच्चे समझ में आया? निश्चय का मतलब तो जानते होगे ना, कि जो निश्चय किया वो पक्का, जो संकल्प किया वो पक्का। और दूसरी भेदात्मक बुद्धि, बहुत भेदों वाली। भगवान ने तो कहा अनंत शाखाओं वाली बुद्धि, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। और बच्चों, मैं बताता हूं आपको, एक डॉक्टर के नाते बताता हूं कि 1 मिनट में हमारे दिमाग में 25 से 30 विचार आते हैं, 25 to 30 थॉट्स इन 1 मिनट। और जो लड़कियां हैं, मैं देख रहा हूं, उनके दिमाग में 35 से 40 विचार आते हैं। ये फर्क है बायोलॉजिकल। यही बात है, देखो जो हंस रही है इसके दिमाग में ज्यादा होंगे और ये कंसंट्रेशन सुन रहा है इसके दिमाग में कम होंगे। तो हमें क्या करना है उसके लिए? यदि 25 विचार आएंगे तो किताबों के शब्दों को जगह कहां मिलेगी? ट्रैफिक ज्यादा होगा, आप अपना स्कूटर कैसे निकालेंगे? अगर मिला हुआ है, गाड़ी से गाड़ी मिली हुई है, कैसे? हाउ? तो यू हैव टू मेक द स्पेस। कैसे? विचारों को कम करिए। 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 और फिर 0। जिस दिन आप अपने मन के अंदर 0 विचार लाएंगे, उस समय आप देखना पढ़ाई का क्या आपका टेम्परामेंट अब कैसे होगा। ये कैसे होगा? हाउ विल हैपन? कि मैं विचारों को कम करें। तो मैं बताता हूं आपको उसका तरीका। मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने, कृष्ण ने गीता में सबसे बड़ी चीज क्या बताई है? प्राणायाम। जो आपके पास है, आपकी सांसें, यही आपकी मदद करेंगी मन को कंट्रोल करने में। संक्षेप में बताता हूं। लंबी सांस खींचें। अभी एक बार कराऊंगा आपसे, हंसिए मत अभी। 1 टाइम इट विल बी डन, क्योंकि मैं पढ़ने से पहले, कुछ भी करने से पहले प्राणायाम करता हूं 5 बार कम से कम, करना चाहिए आपको। तो योर कंसंट्रेशन विल बी वेरी हाईली, यू विल बी एनर्जाइज, यू विल बी कंसंट्रेटेड। सांस को लंबी खींचिए। ये हमारी दाई, ये हमारी बाई। दाई वाली सूर्य नाड़ी कहलाती है, बाई वाली चंद्र नाड़ी कहलाती है। तो सूर्य नाड़ी से गर्म हवा, चंद्र नाड़ी से शीतल हवा। लंबी सांस खींचिए, फिर उसे रोकिए। आंतरिक कुंभक कहते हैं उसे, रोकिए। वो जो रोकेंगे आप सांस छोड़ने से पहले, दैट इज ए पॉइंट व्हेन यू कैन कंट्रोल योर माइंड। वही समय होता है जब
आपका ध्यान कहीं नहीं होता, अपनी उस सांस पर केंद्रित करिए और फिर उसको धीरे धीरे छोड़िए। छोड़ने के बाद फिर रुकिए, बाह्य कुंभक, फिर रोकिए, फिर उस पर कंसंट्रेट करिए। तो इस प्रकार से यदि आप पढ़ने से पहले 5 बार आपने प्राणायाम किया, आप देखना पढ़ने का मजा, फिर आप देखना कितना मजा आता आपको। मैं जब सुबह उठता हूं तो सबसे पहले मैं 10 मिनट करता हूं ये प्राणायाम, 10 मिनट तक सांस खींचना। और ये देखिए नॉर्मली कितनी सांस लेते हैं हम, 1 मिनट में कितनी सांस लेते हैं? 18 बार लेते हैं साइंटिफिकली। लेकिन जो मननशील लोग हैं, जो अपने मन को कंट्रोल में करना जानते हैं, वे इसे घटाकर 18 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 5 से 3 और 3 से 1। दिस इज अ जर्नी ऑफ आवर माइंड कंट्रोल सिस्टम। ओके, और आप सोच रहे होंगे कैसे हो सकता है ये? अरे मैं करता हूं रोज सुबह 10 मिनट करता हूं, 30 सांस लेता हूं बस, 10 मिनट्स। और पहली सांस जो लेता हूं मैं वो 1 मिनट तक रोकता हूं, 1 मिनट, लंबी सांस खींच के 1 मिनट तक। अब कैसे रोके, कैसे पता चलेगा 1 मिनट? तो मैं करता रहता हूं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उंगलियों पर गिनता रहता हूं अपनी सांस को रोककर। और जब 72 बार हो जाता है तब सांस छोड़ता हूं। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ध्यान कर सकते हैं, आप अल्लाह का ध्यान कर सकते हैं, आप सत श्री अकाल का ध्यान कर सकते हैं, कुछ भी सांस को रोकते समय करिए कि मुझे 1 मिनट तक सांस रोकनी है। और जैसे उस सांस को आप छोड़ेंगे, यू विल फील फुल एनर्जी इन योर बॉडी, यू विल फील फुल कंसंट्रेशन इन योर माइंड, एंड यू विल बी, बिल्कुल जैसे तरोताजा हो जाता है आदमी उस तरीके से। पहली सांस 1 मिनट अभी नहीं करना, अभी आप नहीं कर पाएंगे, इट इज ए प्रैक्टिस। मुझे 10 साल हो गए करते करते, तो अभी मेरा शुरू हुआ है 1 आध साल से 1 मिनट रोकता हूं मैं सांस। अदरवाइज आप अगर 1 मिनट में 5 बार भी रोकेंगे तो आपकी पढ़ाई में 3 गुना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी। सदगुरु जग्गू वासुदेव, उनका नाम सुना होगा आप में से कुछ लोगों ने, शायद बहुत बड़े हैं। तो वो कहते हैं कि यदि हम 18 से 12 पे ले आए तो बाहरी चीजों से हमारा संबंध कटना शुरू हो जाएगा। यदि हम 12 से 8 पे ले आए तो हमारे आसपास की चीजों का संबंध कटना शुरू हो जाएगा। यदि हम 5 पे ले आए तो बाहर की चीजें खत्म हो जाएंगी और हम अपने अंदर ही झांकना शुरू कर देंगे। अपने अंदर का मतलब अपने मन के अंदर, अपने मन के अंदर मतलब अपनी किताबों के अंदर, अपनी किताबों के अंदर मतलब मैडम ने क्या काम दिया, मम्मी ने क्या काम दिया, पापा ने क्या काम दिया। जब आप उस स्टेज पर आएंगे तो यू आल्सो कैन बी ए टॉपर स्टूडेंट, you can also be a name rising student of our Mawana and of our campus. Okay? चलिए अब इस तरह से देखिए आप हाँ, yes. Ladies and gentlemen, dear children, एक बारी तालियों से स्वागत कीजिए for the men in uniform, for the men in olive green, NCC बटालियन से हमारे बीच पधारे हैं सूबेदार देवेंद्र जी और उनकी टीम। कर्नल साहब को सलाम करते हुए उनके जज्बे को सलाम करने के लिए आज फौजी आए हैं। मेरा दिल दुगना हो गया। धन्यवाद करती हूँ आपका सर, आप हमारे बीच में आए, थैंक यू वेरी मच। मैं मंच दोबारा सर को देती हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, क्योंकि मेरी निगाह शहर काजी जी के ऊपर है। आई एम डीपली इंटरेस्टेड टू लिसन हिम। मैं सुनना चाहता हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, मजा आएगा आपको, ये मेरी गारंटी है, अभी एडवांस में बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो मैं अब खत्म करता हूँ। देखिए अब आपको यह लग रहा होगा मैं अब इसको निचोड़ता हूँ पूरा। कैसे, हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आपको लग रहा होगा डॉक्टर साहब तो पता नहीं क्या गीता पढ़ाने लगे हमें, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। लेकिन मैं अब आपको 4-5 ऐसे नाम लूंगा जिससे आपका ये यकीन बढ़ेगा कि बच्चा होकर भी आप बहुत ऊंचे कद पर पहुंच सकते हैं। बताइए आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने शंकराचार्य का नाम सुना है? नाम सुना है। आदि शंकराचार्य का नाम सुना है? शंकराचार्य जी, चलिए मैं बताता हूं आपको। शंकराचार्य जी जब 8 साल के थे, लाइक हिम, उनको सारे वेद, पुराण और उपनिषद सब कंठस्थ थे आदि शंकराचार्य जी को।
और जब उनका एडमिशन कराने के लिए, केरल के थे, केरल, देखिए आप, बात करते हैं लोग, लेकिन केरल ने ऐसे ऐसे लोग दिए हैं। जब उनकी मदर गई गुरुकुल में उनको एडमिशन के लिए गुरु के पास, और गुरु ने उनसे प्रश्न पूछने शुरू करे, तो ही वाज शॉक्ड। ऐसे स्टूडेंट बने जो आपके गुरु को भी चकित कर दे। आपके गुरु का हाथ आपके बाएं कंधे पर ही रखा रहे हमेशा। होता है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट होंगे तो कितने ही साल बाद आप मिलें, आपके गुरु आपको उतना ही प्यार करेंगे जितना जब आप पढ़ते थे। आप में से नचिकेता का नाम किसने सुना है? नहीं सुना? सुना? ऐसे नहीं सुना? देखिए, हाँ तो सुना है तो सुन। नचिकेता की उम्र सिर्फ 5 साल की थी, कुछ 8 साल की कहते हैं अधिकतम, और 5 से 8 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को उपदेश दिया। यमराज से उनका सामना हुआ, और यमराज से जब उन्होंने प्रश्न पूछने शुरू किए, पूरा प्रसंग लंबा होगा, मैं उसको संक्षेप कर रहा हूं बिल्कुल, तो यमराज जी आश्चर्यचकित रह गए कि अरे तू इतना ज्ञानवान है, मैं तुझे वर देता हूं कि मुझसे 3 वरदान मांग। 5 साल के थे कुल, और ही इज ओनली इन द हिस्ट्री जो यमराज के पास जाकर वापस अपने ज्ञान के कारण लौट के आए। आप में से ध्रुव का नाम कितने लोगों ने सुना है? ध्रुव नक्षत्र, ध्रुव का नाम सुना होगा आप में से, सुनना चाहिए। देखिए, मुझे अचंभा हो रहा, कम बच्चों ने सुना, मुझे तो बहुत शौक था जब मैं छोटा सा था, पंचतंत्र, ये छोटी छोटी कहानियां पढ़ना, ये सब करता था मैं। तो जब भी मेरे बच्चे हुए तो उन बच्चों की किताब में इससे पढ़ता था। मैंने कहा एक बार ये पढ़ो, एक बार ये पढ़ो, एक बार ये पढ़ो, एक बार ये पढ़ो, सब किताबें, विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, छोटी छोटी किताबें आती हैं इनकी, पढ़ना चाहिए आपको। उनको पढ़ेंगे, उससे प्रेरणा मिलेगी, उससे सिंबल बनेगा। चलिए, अब आप में से, अब मैं आपको टाइम के मैनेजमेंट के बारे में, महात्मा गांधी का नाम कितनों ने सुना है? गुड, आई वाज श्योर कि आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन उन्होंने देश की आजादी के लिए जो किया, छोटी सी बात है, लेकिन आप में से कितने लोगों को पता है कि वे टाइम के बहुत ज्यादा पंक्चुअल थे? वो मिनट के हिसाब से नहीं, सेकंड के हिसाब से अपनी लाइफ को चलते थे। इतने किस्से हैं उनकी जिंदगी के, मैंने पूरा पढ़ा है महात्मा गांधी को। कस्तूरबा की किताबें भी मैंने पढ़ी हैं। तो जो टाइम मैनेजमेंट अगर सीखना है तो महात्मा गांधी को छोटी सी किताब लाके पढ़िए। एक बार मीटिंग हो रही है, जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े नेता हैं, सब लोग हैं, और उस समय उसमें शामिल थे। 4 बजे का टाइम उनका बकरी को घुमाने का होता था, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी। जैसे 4 बजे महात्मा गांधी ने कहा, नेहरू मैं तो चला, मुझे बकरी घुमाने का टाइम हो गया है। सब चौंक गए, और मैं वहां गए। तो यू कैन मैनेज द टाइम। अब बस मैं अपनी बात, मैडम भी कह रही हैं, मुझे भी सुनना है, एक चीज बस और कहूंगा सिर्फ, जो मेरे आइडियल हैं। हरगोविंद खुराना जी का नाम कितने लोगों ने सुना है? नहीं सुना? नोबेल प्राइज विनर, ही वाज फ्रॉम इंडिया। वो रायपुर से थे, जो बटावा पूरा हिंदुस्तान था हमारा, 1922 में पैदा हुए थे, और उसके बाद पढ़ने के लिए यूके गए, फिर अमेरिका गए। हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिली उन्हें, यहां से भगा दिया, और अमेरिका में जाके 1968 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। उनके बारे में यह था कि उनकी मेमोरी शार्प है, मेमोरी टैंक है वे। तो वो बता के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हरगोविंद खुराना से पूछा गया कि आपकी जो मेमोरी है ये इतनी शार्प क्यों है, कैसे है? तो बच्चों, सिर्फ आपके लिए, जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तो हरगोविंद खुराना जी का एक इंग्लिश में हमारे यहाँ चैप्टर था, मैंने पढ़ा था वो, और वही मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और उस चैप्टर का इतना ज्यादा असर पड़ा मेरी लाइफ के ऊपर कि मैं कह सकता हूं कि इसी के कारण मैं टॉपर बना। हरगोविंद खुराना जी का, जब उनसे पूछा कि आपकी मेमोरी इतनी शार्प क्यों है, तो उन्होंने कहा, ध्यान करना, आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, मैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी बताऊंगा। अवर माइंड, ठीक समझ में आया? दिमाग लाइक ए स्लोपी रूफ, ढालू छत की तरह है, जैसे पहाड़ों में मकान होते हैं, स्लोपी रूफ। एंड नॉलेज, ज्ञान जो आप पढ़ रहे हैं, इज लाइक रेन, ये बरसात की तरह होती है। तो जब बरसात किसी ढालू छत पर होगी तो क्या होगा? पानी बह जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक? यही है ना? तो फिर आगे जोड़ा उन्होंने,
मुझे अच्छी तरह याद है, कंठस्थ है, कक्षा 8 में याद किया था, आज तक याद है। रिवाइज मच मोर एंड फ्रिक्वेंटली। हरगोविंद खुराना कहते थे कि जो आप पढ़ते हैं उसे बार बार रिवाइज करो, मच ज्यादा बार करो, मोर फिर करो, सो दैट द रेन ऑफ नॉलेज में परसिस्ट ऑन योर स्लोपी रूफ। अगर उत्तराखंड के ढालू छतों पर रोज बारिश होने लगे तो छत पे पानी रुकेगा ना कुछ, काई जमेगी ना कुछ। इसी प्रकार से इस चीज को मैंने गांठ मान लिया, और जब मैं पढ़ता था तो जो चीज मैंने पढ़ी उसके आगे 3 कॉलम बने होते थे। मेरे शुरू से मेरी आदत है ये, अभी भी ऐसे करता हूं। एक बार पढ़ा, फिर मैं उसके आगे लिखता था मुझे कब रिवाइज करना है ये, फिर रिवाइज करता था, फिर लिखता था उसके आगे कब रिवाइज करना है। तो एटलीस्ट 3 टाइम्स जब आप उस चीज को रिवाइज करेंगे तो परसिस्टेंटली आपके दिमाग का हिस्सा बन जाएगी। तो घर पे जाके जब कोई चीज पढ़ो, हालांकि होता होगा, स्कूलों में भी होता है इस तरह, लेकिन सब नहीं होता, तो आपको रिवाइज मच मोर एंड फ्रिक्वेंटली इसकी आदत अगर आप डालेंगे तो ये तय है कि यू मे बी ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है। अब मैम देखिए कह रही हैं कि मुझे अपनी बात बहुत बोल सकता हूं, मैं तो अभी 20% ही बोला हूं कुल जो मैं सोच रहा था आपसे, लेकिन मुझे लग रहा काफी समय हो गया। मुझे भी शेर काजी जी को सुनना है। तो बच्चों, सिर्फ मन को नियंत्रण में करो, नंबर 1। माता पिता को आपसे पढ़ने के लिए ना कहना पड़े, नंबर 2। अभ्यास करो, रिवाइज करो, बार बार करो हरगोविंद खुराना की तरह, और यह संकल्प रखो कि हम भी नचिकेता की तरह, शंकराचार्य की तरह, ध्रुव की तरह ज्ञान को बीहड़ जंगलों से भी खोज कर ला सकते हैं और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान करनी है। तो बच्चों, अब बस मैं अपनी बात को समझता हूं कि मुझे विराम देना चाहिए, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और विशेष रूप से मैं मैडम का बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे बुलाया। जहां भी मुझे नॉलेज शेयरिंग का मौका मिलता है तो मुझे अपने आप को भाग्यवान सा समझता हूं मैं। मुझे लगता है क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ता है। देखिए मैं बताता हूं, ये देखिए, आप दिखाता हूं आपको। ये देखो, सुबह मैंने 4 बजे उठकर नोट्स बनाए है, क्योंकि बड़े लोगों को समझाना आसान होता है, छोटों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने बार बार देखी, कई जगह आपको लाल नीली हरी ये पेंसिल मिलेगी कि नहीं ये समझ नहीं आएगा, नहीं उसको ऐसे करिए, नहीं उसको ऐसे करिए। तो आई स्पेंड 30 मिनट्स टू मेक दिस चार्ट सो दैट यू मे गेन समथिंग। तो अच्छा, कितने बच्चों के समझ में थोड़ी बहुत बात मेरी आई है, बताइए आप। सब लोग बोलो। यू विल बी अ गुड स्टूडेंट, you will raise the name of your mother and father, you will raise the name of this school, and देखिए मैडम बहुत अच्छी है, मैं बता रहा हूं, मैं जानता हूं। सोफिया की नहीं है ना मैम? हाँ, सोफिया में हेड ऑफ फिजिक्स। अरे समझिए आप, साइंस की स्टूडेंट हैं। मैं तो इंग्लिश की सोचा करता था, क्योंकि इंग्लिश इतनी अच्छी बोलती हैं ये कि मैं चकरा जाता हूं कई बार इनकी इंग्लिश सुन के, अच्छा लगता है मुझे, लेकिन वो किया इन्होंने। तो मैं मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। बस आप सबको मेरा प्रणाम है, शेर काजी जी को भी और आप सबको भी। मैम, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. May I request you to please come on stage? We'd like to offer our gratitude. Sir, please don't leave.